बिजनेस टेंडर हिंदी संपादकीय। अमेरिका और चीन कारोबारी जंग में भारत के लिए अवसर, बता रहे हैं अजय शाह जी। अमेरिका और चीन के बीच कारोबारी जंग के बीच भारत के लिए उचित अवसर है कि इसका लाभ उठाया जाए। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं अजय शाह। चीन वैश्विक मूल्य आधारित व्यवस्था के योजनाबद्ध रूप से कमजोर कर रहे हैं। इसका सरकार के नेतृत्व वाले आर्थिक मॉडल ऐसे सिद्धांत पर आधारित है जो विश्व व्यापार संगठन के नियमों के विपरीत हैं। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर औद्योगिक सब्सिडी शामिल है जो विश्व स्तर पर अतिरिक्त क्षमता निर्मित करती है। इसके अलावा वह गैर शुल्क अवरोध, राज्य प्रायोजित बौद्धिक संपदा चोरी और जबरिया तकनीकी हस्तांतरण का भी इस्तेमाल करता है। सुरक्षा के क्षेत्र में चीन ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। इसे दक्षिण चीन सागर को लेकर 2016 में अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय के निर्णय को खारिज करने के उसके निर्णय में भी महसूस किया जा सकता है। वह ताइवान के विरुद्ध सैन्य दबाव का इस्तेमाल कर क्षेत्रीय स्थिरता को नुकसान पहुंचाता है और यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस का आर्थिक मददगार बना हुआ है। अपनी प्रतिक्रिया में डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी प्रशासन ने विभिन्न क्षेत्रों में भारी भरकम शुल्क दर का इस्तेमाल किया है ताकि चीन के व्यवहार में बुनियादी बदलाव लाया जा सके। इसी विवाद के भू राजनीति के क्षेत्र में चिकन गेम की तरह समझा जा सकता है। दो वाहन चालक एक लेन वाली सड़क पर तेजी से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें से जो पहले रास्ता बदलता उसे चिकन कहा जाता है। अगर दोनों ही रास्ता नहीं बदलते तो उसका नतीजा एक भयंकर टक्कर के रूप में सामने आता है। अमेरिका और चीन के बीच यह गतिरोध इसी प्रकार का है। हर पक्ष खुद को ताकतवर दिखा रहा है, लेकिन करीबी नज़र डालने से पता चलता है कि दोनों की आंतरिक कमजोरी है उन्हें करने पर विवश कर रही है। चीन की बात करें तो अर्थव्यवस्था गंभीर ढांचागत कमजोरी की शिकार है। अत्यधिक नकदी वाला संपत्ति क्षेत्र इस संकट के केंद्र में है। इसके चलते डेवलपर्स दिवालिया हो रहे हैं और स्थानीय सरकारें ये जो अपनी राजस्व के बड़े हिस्से के लिए जमीन की बिक्री पर निर्भर हैं वे मुश्किलों में हैं। इससे संक्रमण रूप ले लिया है और बैंकिंग क्षेत्र में भी गहरे दबाव में आ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि डेवलपर्स और स्थानीय सरकार की वित्तीय कंपनियां दोनों का उनमें जुड़ाव था। सरकार ने आर्थिक राष्ट्रवाद पर जोर दिया और निजी क्षेत्र के आत्मविश्वास को कुचल दिया। युवाओं में बेरोजगारी की दर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। दशकों की राज्य निर्देशित औद्योगिक नीति ने एक के बाद एक कई उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता निर्मित कर दी। इसमें स्टील से लेकर सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक वाहन तक सभी शामिल हैं। अब इन क्षेत्रों को वित्तीय रूप से कारोबार योग्य बने रहने के लिए अतिरिक्त उत्पादन का निर्यात करना आवश्यक है। यानी शुल्क और व्यापार अवरोध उनके लिए मुश्किल बढ़ा सकते हैं। केंद्रीय नियोजन के मिश्रण की नाकामी, संपत्ति के बुलबुले के ध्वस्त होने और जनसांख्यिकी में गिरावट के साथ 1980 के दशक के तत्कालीन सोवियत संघ के साथ ऐतिहासिक साम्यता देखी जा सकती है। उसी समय भी ऐसा एक ताकतवर नजर आने वाली और केंद्रीकृत नियोजन वाली अर्थव्यवस्था अंदर ही अंदर ध्वस्त हो गई थी। चीन की दुविधा स्पष्ट है कि वह 2023 में चीन के विकसित देशों को मोटे तौर पर 1.85 लाख डॉलर का वस्तु निर्यात किया। इसमें से अमेरिका को 427 अरब डॉलर मूल्य का निर्यात किया। चीन की सरकार राष्ट्रवाद, गौरव और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए व्यापार युद्ध को समाप्त करने की व्यवहारिक जरूरतों के बीच उलझी हुई है। अमेरिका की बात करें तो संरक्षणवाद की तमाम दुहाइयों के बीच आर्थिक हकीकत भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। ऊंची और
व्यापक शुल्क वृद्धि आत्मघाती नीति हैं जो घरेलू अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा रही है। शुल्क वृद्धि ने आपूर्ति श्रृंखला को बाधित किया है। अमेरिकी निर्माताओं के लिए कच्चे माल की लागत बढ़ा दी है और एक तरह से यह उपभोक्ताओं पर कर की तरह काम कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पूंजी निवेश के अलावा अमेरिकी आर्थिक वृद्धि में ठहराव नजर आ रहा है। शुल्क वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति संबंधी दबाव बढ़ रहा है। नीतिगत अनिश्चितता के बीच अमेरिकी परिसंपत्तियों से वैश्विक स्तर पर पीछे हटने की प्रवृत्ति के बीच अमेरिकी डॉलर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। अकेले वर्ष 2025 में ही अमेरिकी डॉलर और यूरो की विनिमय दर लगभग 11% तक घट गई है। दोनों देशों की जबरदस्त समस्याओं के बीच ऊंचे दांव वाले चिकन गेम में उलझे हुए हैं। दोनों पक्षों पर पीछे हटने का बहुत अधिक दबाव है। हर नेता चाहता है कि वह ताकत दिखाए और रियायतें हासिल करे, लेकिन दोनों चाहेंगे कि व्यापार युद्ध समाप्त हो और वे अपनी घरेलू समस्याओं पर ध्यान दे सके। इससे पता चलता है कि तमाम गर्मा गर्मी के बीच अत्यधिक संरक्षणवादी उपाय अस्थायी साबित हो सकते हैं। भारतीय नीति निर्माताओं और कंपनियों के लिए उथल पुथल वाला माहौल रणनीतिक अवसर प्रदान करता है। इससे सबसे उचित राह हो सकती है कि गहरे और समझदारी वाले वैश्विक एकीकरण की रणनीति है। पहली बात, भारत को अमेरिका के साथ एक व्यापक व्यापार और निवेश समझौते को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसा समझौता विदेश नीति के अहम संबंधों को टिकाऊ बनाएगा और तकनीकी, वित्त और सेवा क्षेत्र में आर्थिक नजरिए से लाभदायक होगा। दोनों पक्षों के शुल्क और गैर शुल्क गतिरोधों के कारण प्रगति रुकी हुई है। वीजा पर मतभेद, कर जटिलताओं और डेटा के स्थानीयकरण संबंधी नियम भी बाधा बने हुए हैं। इन बाधाओं को दूर करने से भारत वैश्विक बाजार के साथ एकीकृत हो सकेगा। दूसरा, यह रणनीतिक मेल भारत की स्थिति को चीन+1 के स्वाभाविक विकल्प में रूप में मजबूत करता है। इस अवसर पर लाभ उठाने के लिए घरेलू ढांचागत सुधारों की प्रति नए सिरे से प्रतिबद्धता आवश्यक है। इसके लिए नियमों और नियामक संस्थाओं की कामकाज में मूलभूत बदलाव की आवश्यकता है। अप्रत्यक्ष कर सुधारों और गहराई देना तथा पारंपरिक और स्पष्ट जीएसटी प्रणाली अपनाना जरूरी है। साथ ही धीमी न्यायिक प्रक्रिया, श्रम और भूमि वाहनों जैसी बुनियादी समस्याओं का भी समाधान करना होगा। इसका उद्देश्य एक ऐसा वातावरण बनाना जहां विदेशी और घरेलू कंपनियां आत्मविश्वास के साथ काम कर सके, जिससे निजी निवेश को प्रोत्साहित मिले और दीर्घकालिक आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके। तीसरा पक्ष, भारत को अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकृत मजबूत करना होगा। इसके लिए गहरे और व्यापक मुक्त व्यापार समझौते का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, जापान और ताइवान जैसे देश शामिल हैं। ये समझौते केवल व्यापार दस्तावेज नहीं, वे घरेलू शासन को बेहतर बनाने में मददगार हो सकते हैं। ध्यान रहे कि जैसे कि अर्थशास्त्रियों ने जगदीश भगवती और एनी क्रूर के दशकों पहले गौर किया था कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने वाली कंपनियां आमतौर पर सरकारी नीति नियमों का दुरुपयोग कर आय अर्जित करने की कोशिश कम करती हैं और अधिक नवाचार करती हैं। आखिर में भारतीय कंपनियों के लिए रणनीतिक दिशा एकदम स्पष्ट और वह है वैश्वीकरण। अब यह आवश्यकता है कि हम वैश्विक स्तर पर जाकर कुछ सीखें। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने साथ उन्नत तकनीकी और प्रबंधनीय कौशल लाती हैं। घरेलू कंपनियों को वैश्विक पूंजी, तकनीक और कुशल कर्मियों के साथ संबद्धता कायम करना चाहिए। कोई कंपनी किस हद तक अंतर्राष्ट्रीयकृत है, वह उसकी गुणवत्ता का संकेतक है। वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कंपनियों को घरेलू कारोबारी चक्र और नियामकीय अनिश्चितताओं से बचाती है। उन्हें राज्य प्रायोजित समर्थन की बजाय वास्तविक प्रतिस्पर्धा पर निर्भर होने के लिए मजबूर करती है। नए दौर में कंपनियों को साझेदारों का चयन सोच समझकर करना होगा। उन देशों को प्राथमिकता देनी होगी जहां भू राजनीतिक और नियामकीय जोखिम कम हो, यानी जहां उच्च भरोसे वाली उदार लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हो।
न- नवाचार के लिए नोबेल। नोबेल शांति पुरस्कार के उलट अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाने वाला अर्थशास्त्र स्वेरिजेंस रिक्सबैंक का पुरस्कार आमतौर पर राजनीतिक पुरस्कार नहीं माना जा सकता, परंतु निश्चित तौर पर यह पुरस्कार यह तो बताता है कि मुख्य धारा में आर्थिक नीति को किस तरह देखा जा रहा है। पुरस्कार के शुरुआती वर्षों में यानी 1969 के बाद नीतिगत पेशे की विकास और कल्याण आधारित सोच को पुरस्कृत किया जाता था। वाशिंगटन समिति के उभार के दौर में शिकागो स्कूल के नवशास्त्रीय मॉडल के प्रमुख विचारकों को एक के बाद एक यह सम्मान दिया गया। अभी हाल के वर्षों में यानी वित्तीय बदलाव के बाद पूर्ण प्रतिस्पर्धा को लेकर बढ़ती शंका और श्रम बाजारों को लेकर चिंताओं में ऐसे कई विद्वानों की यह पुरस्कार दिलाया जिसका काम इन विषयों से संबंधित था। अब लगातार 2 साल से रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने इस काम को पुरस्कार करना शुरू कर दिया, जो संस्थान नवाचार और संस्कृति पर केंद्रित हो। वर्ष 2025 का पुरस्कार जीतने वाला जोएल मोरिक, फिलिप एगियो और पीटर हॉविट को इस अध्ययन के लिए जाना जाता है, जो विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं और समाज नवाचार को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं और नवाचार आधारित संस्कृति कैसे विकसित होती है। यह नीति निर्माण प्रणाली में भविष्य की आर्थिक वृद्धि के स्रोतों को लेकर व्यापक चिंता को प्रदर्शित करता है, खास तौर पर पश्चिमी देशों में जो तकनीकी प्रतिस्पर्धा में चीन के पीछे रह जाने को लेकर चिंतित हैं। प्रोफेसर मोरिक जहां एक आर्थिक इतिहासकार हैं, वहीं प्रोफेसर एगियो और वोटिक वहीं कई अधिक पारंपरिक नवशास्त्रीय तरीके का प्रयोग करते हैं। उनका सबसे चर्चित पर्चा जोसेफ शूपीटर के काम पर आधारित हैं, जिन्हें 20वीं सदी की शुरुआत के दशकीय प्रभावशाली अर्थशास्त्रियों में एक माना जाता है। उन्होंने शूपीटर के रचनात्मक विनाश के सिद्धांत को औपचारिक स्वरूप प्रदान किया, जो पूंजीवादी विकास प्रक्रिया के केंद्र में मौजूद है। इनमें पुरानी प्रक्रियाएं और तकनीक निरंतर कई प्रक्रियाओं और तकनीकों द्वारा प्रतिस्थापित होती रहेगी। यह प्रक्रिया आर्थिक वृद्धि के कारण बनती है, जिन्हें इस सिद्धांत को विकास और निवेश दरों के साथ गहराई से जोड़ दिया। इस समय जो लोग वर्तमान व्यवस्था के लाभ कमा रहे हैं और जो उद्यमी इसकी जगह लेना चाहते हैं, उनके बीच बुनियादी रूप से अस्पष्ट के हालात हैं। इसी बीच प्रोफेसर मोरिक का काम इस बात को पड़ताल करता है कि वृद्धि के लाभार्थी कब और कैसे परास्त पक्षों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। केवल एक बार यानी 1993 में नोबेल पुरस्कार ऐसे विद्वानों को मिला जो मुख्य रूप से आर्थिक इतिहासकार के रूप में पहचाने जाते हैं। 1993 का पुरस्कार अतीत के नवाचार और संपत्ति अधिकारों के अध्ययन दिया गया था। इस वर्ष का पुरस्कार एक तरह से उसी कड़ी का हिस्सा है। प्रोफेसर मोरिक असल में वोटिक और एगियो के सिद्धांत को इस संकेत के साथ जटिल बना देते हैं, जो नवाचारों से साथ उत्पन्न लाभ पाने वालों की जीत के लिए आधार केवल आर्थिक कारण नहीं बल्कि संस्कृति है, यानी समाज में नए विचारों, नव प्रवृत्तियों की स्थिति, नव प्रवृत्तियों के प्रसारित करने की अनुमति देने वाले संस्थाओं को व्यापकता, परिवर्तन और रचनात्मकता की आवश्यकता में राजनीतिक विश्वास। इस बात से कई समाजों के गहरे अध्ययन के माध्यम से लागू करते हैं। आर्थिक रूप से विकसित हुए, उदाहरण के लिए 1800 के दशकों में ब्रिटेन के साथ हुए समाजों का अध्ययन भी करते हैं जो विकसित नहीं हो सके जबकि उन्हें होनी चाहिए। उदाहरण के लिए उसके ठीक कुछ पहले की सदियों में चीन। पिछले वर्ष का नोबेल पुरस्कार संस्थागत अर्थशास्त्री के विद्वानों को दिया गया था। उससे यह सबक निकलता है कि दीर्घकालिक वृद्धि किसी अर्थव्यवस्था के संस्थागत आधार से निकलती है। अगर भारतीय नीति निर्माता इस पुरस्कार के किसी भी एक सबक खोजते हुआ है, सबक यह है कि नवाचार किसी समाज की प्रगति का इकलौता तरीका है।
अब तक नहीं होगा जब तक यथास्थिति की जकड़न को तोड़ा नहीं जाएगा और जोखिम नहीं उठाया जाएगा। अगर यह सच है तो इसका स्वाभाविक निष्कर्ष यह होगा कि भारत और उसकी कंपनियां शोध पर बहुत कम खर्च करती है और हमारी सुधार की प्रक्रिया बहुत धीमी तथा लाभ उठाने वाली परिस्थिति स्थितिवादियों के साथ है। सूचीबद्ध पर टाटा सन्स का रुख का बड़ा सवाल। निवेदिका मुखर्जी के साथ सभी को निगाहें फिलहाल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के इस निर्णय पर जमी हैं कि वह टाटा सन्स के सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध होने के लिए कहता है या नहीं। इस्पात से सॉफ्टवेयर तक का कारोबार करने वाले टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के बाजार में कदम रखने के नियामक द्वारा तय समय सीमा 30 सितंबर को समाप्त हो गई। पिछले हफ्ते मौद्रिक नीति समिति की बैठक समाप्त होने के बाद संवाददाता सम्मेलन में टाटा सन्स को लेकर कौतूहल दिखा। आरबीआई गवर्नर से अन्य सवालों के साथ साथ टाटा सन्स की सूचीबद्धता को लेकर भी सवाल पूछा गया। टाटा सन्स को सूचीबद्धता से छूट दी गई है या नहीं, इस पर सवाल कुछ बताए बिना गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बस इतना कहा कि जिस इकाई के पास पूंजीकरण है वह इसके रद्द होने तक कारोबार कर सकती हैं। लेकिन क्या टाटा सन्स का भविष्य वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि आरबीआई उसे सूचीबद्धता पर रियायत मिलती है या नहीं? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि सभी की निगाहें केंद्रीय बैंक फैसले पर टिकी हुई। हालांकि वास्तविकता इतना सरल नहीं है। पहले इस मामले से संबंधित घटनाक्रम की समय सीमा पर विचार करते हैं। ठीक 3 साल पहले अक्टूबर 2022 में आरबीआई ने टाटा सन्स को ऊपरी स्तर की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया था और इसे 1 साल सितंबर के अंत तक सूचीबद्ध होने का निर्देश दिया था। समय सीमा नज़दीक आते देख टाटा सन्स ने अपनी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का पंजीकरण सौंपने के लिए आवेदन कर दिया। इसके बाद पिछले साल अगस्त में अपना पूरा ऋण चुका दिया और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी की श्रेणी से बाहर आने की शर्त है। वर्ष 2024 में टाटा सन्स ने सूचीबद्धता से छूट पाने के लिए यह कदम उठाया था। इससे संबंधित आवेदक आरबीआई के पास लंबित हैं। अगर आप इसे बारीकी से देखें तो वर्ष 2022 से 2025 तक की अवधि टाटा समूह को इतिहास की लंबी साबित हुई और इस वर्षों में बहुत कुछ बदल गया। उदाहरण के लिए 2022 में संभावित सूचीबद्ध टाटा सन्स के लिए एक बड़ी चिंता थी कि 2024 में इससे बिकने की तलाश है, मगर इन सवालों के प्रति उसका झुकाव दिख रहा है। टाटा सन्स के सबसे बड़े शेयरधारक टाटा ट्रस्ट में सूचीबद्धता के मुद्दा पर मतभेद उभर आए हैं और इसके न्यासी यह तय करने के लिए मतदान का सहारा ले रहे हैं। टाटा सन्स के निदेशक मंडल बोर्ड में टाटा ट्रस्ट के नामित व्यक्ति कौन होंगे और किन्हें बदला जाना चाहिए। इस पृष्ठभूमि में टाटा सन्स स्वयं को टाटा ट्रस्ट से बचाना चाहेगी, क्योंकि वह टाटा ट्रस्ट समूह की होल्डिंग कंपनी पर निगरानी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। टाटा ट्रस्ट की टाटा सन्स में लगभग 66% हिस्सेदारी है। आखिर अक्टूबर 2022 में ऐसा क्या बदल गया जब सूचीबद्धता के संबंध में आरबीआई का आदेश आया? यह मार्च 2024 में जब टाटा सन्स ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी के पंजीकरण लाइसेंस लौटाने के लिए नियामक को आवेदक सौंप दिया। रतन टाटा के कार्यकाल में टाटा ट्रस्ट, जिसके वह चेयरमैन थे, में मतभेद होने पर कोई संकेत नहीं था। इसलिए अक्टूबर 2024 में उसके देहांत तक उस सबसे बड़े शेयरधारक टाटा ट्रस्ट और होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के विचार सूचीबद्धता पर समान रहे होंगे, यानी एक निजी इकाई बनी रहना और एक सार्वजनिक सूचीबद्धता से जुड़ी जटिलताओं से बचाना। इन चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए टाटा सन्स ने हाल के महीनों में सूचीबद्धता पर कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि टाटा ट्रस्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह इस तरह की सूचीबद्धता के सिद्धांत के खिलाफ है और एक प्रस्ताव के माध्यम टाटा सन्स को इस मामले में सलाह दी भी है।
रतन टाटा कार्यकाल में टाटा ट्रस्ट एक सुर में बात कर रहा था। टाटा समूह के मानक चेयरमैन के रूप में कार्यकाल 400 अरब डॉलर के बाजार पूंजीगत वाले समूह 2016 में साइरस मित्तल टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से हटाने को लेकर एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। वह कॉरपोरेट जगत में सबसे बड़ी लड़ाई में से एक थी। इसका कारण मिस्री के कार्यकाल के समूह में कथित कुप्रबंधन और दोनों पक्ष टाटा और शाहपुरी पालोनाजी समूह के बीच विश्वास की कमी थी। मिस्री, जिसकी 2022 में एक बड़े दुर्घटना में मौत हो गई, पालोनाजी समूह के उत्तराधिकारी थे। शाहपुरी पालोनाजी समूह टाटा समूह सन्स की सूचीबद्धता पर पुरजोर समर्थन करता है, क्योंकि उसे अपनी हिस्सेदारी वर्तमान में 18% कम कर अपना कारोबार पुनर्जीवित करने में मदद मिल सकती है। अगर टाटा सन्स वास्तव में सूचीबद्धता का विकल्प चुनती हैं तो इस बात की गुंजाइश है कि वो अपने सबसे बड़े शेयरधारकों को नियंत्रण के प्रयासों को रोकने में सक्षम होगी। बेशक यह अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि वो टाटा सन्स के सूचीबद्ध होने की स्थिति में कौन कितना हिस्सा कम करेगा या इसके बाजार में आने के रास्ते में कानूनी उलझनों होगी या नहीं। मगर यह जानना अहम है कि चेयरमैन एन चंद्रशेखर के नेतृत्व में टाटा सन्स यह क्या चाहती है। सूचीबद्धता पर टाटा सन्स के रुख पर स्थिति साफ होने से आरबीआई के रुख से में इतर समूह भविष्य को बेहतर ढंग से परिभाषित करने में मदद मिलेगी। फिलहाल गेंद आरबीआई के पाले में है और सबकी नज़रें उसी पर टिकी हुई हैं। भारत अमेरिका संबंध में गौर की भूमिका। अमेरिका के नवनियुक्त राजदूत सर्जियो गौर ने भारत में अपने कार्यकाल की शुरुआत जिस सक्रियता के साथ की, उससे ऐसा लगता है कि अमेरिका भारत के साथ संबंधों में सुधार चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री विक्रम मिस्री से उनकी प्रारंभिक मुलाकातों इस बात का प्रमाण है कि अमेरिका इस साझेदारी को रणनीतिक प्राथमिकता के रूप में देख रहा है। हालांकि इस सौहार्दपूर्ण शुरुआत के पीछे कई जटिल चुनौतियां छिपी हैं। अमेरिकी और चीन दोनों अपने अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों की प्राथमिकता दे रहे हैं। अमेरिका फर्स्ट की तर्ज पर अब चीन फर्स्ट की प्रवृत्ति भी उभर रही है। ऐसे में भारत को विदेशी सहयोग पर निर्भरता से बचते हुए आत्मनिर्भर की राह पर बढ़ना होगा। सरकार को उत्पादन, तकनीक विकास और श्रम शक्ति संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ट्रंप प्रशासन की नीतियों से ऊंचे टैरिफ का विवाद अभी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। गौर के सामने कठिन कार्य होगा कि व्यापारिक मतभेद को सुलझाकर व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाए। भारत रक्षा, एआई, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तकनीक का हस्तांतरण चाहता है, पर अमेरिकी अपनी बौद्धिक संपदा और सुरक्षा चिंताओं को लेकर सतर्क और गौर की यह साबित करना होगा कि वाशिंगटन की नीतियां चीन की रोकथाम पर केंद्रित हैं, भारत की प्रगति में अड़चन बनने पर नहीं। नई मौद्रिक उपायों की ऋण उपलब्धता सरल हो। नई मौद्रिक उपायों में विशेष रूप से बैंकिंग प्रणाली में तरलता को नियंत्रित करने के प्रावधान पर ध्यान केंद्रित जरूरी है। अतिरिक्त तरलता को कुशलतापूर्वक अवशोषित करना यह सुनिश्चित करना, ऋण उचित क्षेत्रों में पहुंच, आर्थिक पुनरुत्थान महत्वपूर्ण है और छोटे और मध्यम उद्योगों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता को सुगम बनाना विकास को अधिक समावेशी बना सकता है। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ये उपाय वित्तीय बाजार में अनावश्यक अस्थिरता पैदा न करें। बाजार सुधारों की दिशा में निर्णायक मौद्रिक नीति। नई मौद्रिक उपायों में रेपो दर 5.50% स्थिर तटस्थ दृष्टिकोण अपनाया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी अनुमान में वृद्धि और खुदरा मुद्रास्फीति अनुमान में कमी की गई। सीमा पर लेन देन, भारतीय रुपये के उपयोग को बढ़ावा देने आरबीआई ने अधिकृत डीलर बैंकों भूटान, नेपाल और श्रीलंका में अनिवासियों को भारतीय रुपये में ऋण देने अनुमति दी। इससे निर्यातियों के लिए विदेशी मुद्रा खाते में रकम वापस लेने की समय सीमा बढ़ाना भी स्वागत योग्य कदम है। इससे सिद्ध होता है कि आरबीआई मौद्रिक नीति बाजार सुधारों की दिशा में निर्णायक साबित होगी।